SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे खेल के मैदान से प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, हम आपके लिए ये प्रोग्राम हफ्ते में एक बार पेश करते हैं और स्पोर्ट्स की बात होती है, और उसके बाद जब आप ये प्रोग्राम देखते हैं यूट्यूब चैनल पे तो आप मुख्तलिफ सवाल हमसे पूछते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि आपके सवालात का जब हम जवाब देते हैं। आज भी हम प्रोग्राम का आगाज एक सवाल से करते हैं। ये रईस भट्ट सवाल पूछते हैं, आपने जगह का नाम नहीं लिखा है, आप लिखते हैं कि मैंने ब्रायन क्लोज को देखा है बैटिंग करते हुए जी। उन्होंने दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर्स का दिलेराना तरीके से, दिलेराना अंदाज से मुकाबला किया है, उनको फेस किया है। उनकी दो बातें इस प्रोग्राम में होनी चाहिए। आपने वीडियो देखा होगा ब्रायन क्लोज का, क्योंकि ब्रायन क्लोज 1949 में उन्हें पहला टेस्ट खेला है। 18 साल के थे, यंगेस्ट इंग्लिशमैन टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, और 27 साल के बाद आखिरी टेस्ट अपना खेला, लेकिन इन बिटवीन 22 ही टेस्ट खेले। उनके कोई 34,000 फर्स्ट क्लास रन है, टेस्ट में कम है। उन्होंने 60 टेस्ट में कैप्टनशिप की है इंग्लैंड की, जिसमें 6 जीते हैं, 1 ड्रॉ हुआ है जी। तो ब्रायन क्लोज एक बहुत बड़ा और मुस्तनद नाम है इंग्लिश क्रिकेट का। जरूरी नहीं है हर एक टेस्ट में ही 20,000 रन बनाए। फर्स्ट क्लास में, यॉर्कशायर में, समरसेट में कंट्रीब्यूशन, समरसेट में बोथम को लाना, गार्नर को लाना, रिचर्ड्स को लाना, एक टीम बनानी, जिताना, ये बड़ा रोल है उनका। और ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते थे, पहले फास्ट करते थे, फिर ऑफ ब्रेक भी करते थे, दोनों बॉलिंग करते थे। शॉर्ट लेग के जबरदस्त फील्डर थे, बिल्कुल। हेलमेट तो होती नहीं थी। आपने लिखा है हेलमेट और आर्म गार्ड वगैरह के बगैर वो बैटिंग कर रहे हैं, और मार्शल और होल्डिंग को खेला। नहीं, मार्शल को नहीं, आपने गलत लिखा है। मार्शल तब आए ही नहीं थे सीन पे। ये 1976 की बात है कि वेस्ट इंडीज सबको पीट रहा था और बुरी तरह से इंग्लैंड को पीट रहा। तो इंग्लैंड ने पहले 3 टेस्ट में वेस्ट इंडीज के साथ इनको टीम में शामिल किया, और जॉन एड्रिच को किया। ये 45 साल के थे, जॉन एड्रिच 39 साल के। उसमें जो आपने टेस्ट मैच देखा है, उसमें इनके जिस्म को बॉलें लगी, इनका बुरा हाल हुआ। इनने 162 मिनट बैटिंग की, 106 बॉलें खेली और 20 रन बनाए, लेकिन रॉबर्ट्स, होल्डिंग और डैनियल का सामना किया। आप लोगों ने डैनियल का नाम नहीं सुना होगा। वेन डैनियल बड़े ही खतरनाक फास्ट बॉलर थे उस कॉम्बिनेशन में, जिसमें क्राफ्ट और गार्नर भी बाद में शामिल हुए। मार्शल बाद में आते हैं, मार्शल की बात की है। और ब्रायन क्लोज ने के जिस्म पे सही बॉलें लगी हैं, और 1 ओवर में 4 बाउंसर होल्डिंग ने इनको मारी है। और फिर ये कहा कि कुछ ज्यादती हो गई, अब कि अंपायर भी रोक नहीं रहा है कि आप मार रहे हैं सिर्फ प्लेयरों को, मगर ये बंदा यहां लग रही है, यहां लग रही है, हिल नहीं रहा है। 45 ईयर्स ओल्ड। उसी सीरीज का तीसरा टेस्ट इनका लास्ट टेस्ट था। ये थे ब्रायन क्लोज। 45 साल की उम्र तक इतने दिलेराना अंदाज से खेलना कोई मामूली बात नहीं। और नो हेलमेट, नो आर्म गार्ड, सिंपल ग्लव्स, थाई गार्ड एंड पैड्स। वाजिद गुलजार बांडीपुरा से लिखते हैं कि अब्दुल समद का जो टैलेंट था, वो उस टैलेंट पे पूरे नहीं उतरे। हालांकि सनराइजर्स ने उनको IPL में बहुत सारे मौके फराहम किए। सही कह रहे हैं आप। उनको केन विलियमसन और वार्नर को जो कैप्टन थे, कोच वेलिस थे, तो इसलिए बहुत मौके मिले उनको खेलने के, लेकिन वो सही में खरे नहीं उतरे। 2830 रन हाईएस्ट 10 मैच खेल के कोई बात नहीं बनती। इसमें ज़ैद परवेज का सर ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि इन्हें समझाओ कि तुम्हारा टैलेंट क्या है और इनिंग कैसे बिल्ड होती है। ऐसे मौके हर एक को नहीं मिलते हैं। हमने 1000 बार ये बात की है सही कि मेंटोर होना क्रिकेट में, ड्रेसिंग रूम में जरूरी नहीं है। वो जो अब ये ड्रामाबाजी है, ये नहीं। पर्सनली कोई आदमी किसी आदमी को गेम के नशिबो फराज, प्रेशर समझाए और हैंडल करना समझाए। लगा समझे तो समझ को समझ नहीं आया। और यशवंत कोल ने भी, जो हमारे पुराने कैप्टन थे, राजी के, लिखा है कि वो छक्का मार लोगे, तुम्हें छक्के मारने आते हैं, लेकिन तुम्हें इनिंग बिल्ड करनी नहीं आती है, जो तुमने डिसअपॉइंट किया। ये सही बात है। इतने मौके अगर परवेज रसूल को मिले होते, मेरे ख्याल में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होते। अब देखिए, हमें IPL के आखिर पे एक और खिलाड़ी को देखने का मौका मिला, उमरान मलिक। एक ऐसे खिलाड़ी, जबरदस्त स्पीड जिनकी है, 153 पे बॉल की, फास्टेस्ट बॉल रही IPL की, जहां नोटी और रवाड़ा भी बॉलिंग कर रहे हैं उसके बावजूद। तो बहुत जबरदस्त फाइंड है, नो डाउट अबाउट इट। और ये आपको पता ही है, विक्ट्री हैज ऑल टेकर्स। जब सक्सेसफुल हो तो सब कहता है मैंने बिल्कुल। क्या इसमें इरफान पठान का कोई रोल है? वो तो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे जो चीफ सिलेक्टर थे पिछले 3 साल में, उनने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है। चंद्र ने, उनने लिखा है कि 2018 में इरफान चले गए, तब तक ये किसी कैंप में यहां नहीं आए थे, किसी JKCA के कैंप में पार्टिसिपेट नहीं किया था उमरान ने। ये 19 में आए जी, और उसके बाद एक आध मैच इनने खेला है। और वो खुद कहते हैं कि मुझे थोड़े से टिप्स मिले हैं इरफान पठान से, कुछ और लोगों से, और मेरे राजन सर जो कोच हैं
जम्मू में, उनने मुझे मेंटोर किया और मुझे सपोर्ट किया है और सनराइजर्स में लाने का काम समद ने किया है, और मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट समद है। और परवेज ने भी यही बात की है फिर से, उन्होंने कहा है कि उमरान मलिक ने अच्छी बॉलिंग की, जैसी भी की, मगर लाइमलाइट में आ गई, सडनली स्टार हो गए। कोई उनको जाओ और समझाओ कि स्टारडम को और इसको कैसे हैंडल करना है, और यू विल सर्वाइव, यू शुड नॉट लूज दिस व्हाट यू हैव गॉट। अब देखिए ये मामूली बात नहीं है कि कोहली ने उनकी बात की और जो बाकी इंटरनेशनल खिलाड़ी सारों ने बात, तो उसके लिए, और ये सही है, उनको अब इस चीज को संभालना होगा। हाँ, और उनको किसी ने बताना एक लेवल हेड भी रहो और हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड। हालांकि उनके जो कोच जम्मू में है, उनने समद की मेंटरिंग भी की है, उनने यानदेव सिंह की भी की है, ये की है, मगर उनका नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हर्षा बुगले कहते हैं इरफान पठान को तुम बताओ और कितने खिलाड़ी हैं। अच्छा, उनकी आपस में मिली वक्त यही चलता है दुनिया में, तो वहां भी वही चल रहा है। एक और सवाल हम पेश करेंगे, उसके बाद हम सेगमेंट की तरफ आएंगे। ये सवाल लिखा है तारिक खान ने राजपुरा बारामूला से। लिखते हैं कि क्या जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के रिजर्व्स में रखने के काबिल है? देखिए, जो वेस्ट इंडीज ने टीम सिलेक्ट की है, स्लैम बैंग टीम, हिटें मारने वाली टीम, लेकिन उसमें एक कामिंग इन्फ्लुएंस डेफिनेटली होते अगर ये 15 में होते। बैटिंग वक्त पे सही करते हैं, बॉलिंग में बड़ा दिमाग से करते हैं और T20 में बहुत काम आते हैं। लेकिन जो उनकी टीम है, थोड़ी हैरानी भी होती है हमें देख के। रवि रामपाल वापस आ गए, उनकी टीम 35 साल से ऊपर है मैक्सिमम, वो डैड्स आर्मी लेके आए, तो इसलिए मेरे ख्याल में उनको होल्डर लगे फिट नहीं बैठते इसमें। और अब आते हैं हम आज के सेगमेंट की जानिब। पिछले हफ्ते हमने मोहम्मद अली पे एक सेगमेंट पेश किया था, जो जावेद बरी ने लिखा था। देखिए, वो इसमें, इससे पहले कि हम इसमें जाएं, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जब आप ये देखेंगे, क्योंकि इसको मैंने तरतीब दिया है, मैं इसलिए बता रहा हूं, इसमें जहां लिखा हुआ आएगा कुछ, जहां कैप्शंस आएंगे, जहां कोट्स आएंगे, जहां कुछ डेट्स आएंगी, स्टॉप एंड वॉच देम। सही, वो नहीं है सिर्फ ऐसे ही चलने के लिए, उससे कोई सेंस बनती है, जो बात की है उससे रिलेटेड। इसीलिए जब तक आप वो पढ़ेंगे नहीं, आप पूरी पिक्चर नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। पार्ट 2 है आज, दूसरा हिस्सा इस सेगमेंट का, मोहम्मद अली के बारे में, तहरीर जावेद बरी। मोहम्मद अली ने 1964 से लेकर 1977 तक अपने हेवीवेट टाइटल और अपने मजहब दोनों का कामयाब दिफा किया। उन्होंने पूरी तरह से अपने नाम अली की लाज रखी। वो मुकाबले जीतते गए और मकबूल होते गए, लेकिन इस दौरान उनके दुश्मनों को उन्हें नीचा दिखाने का एक मौका आखिर मिल ही गया। उन दिनों वियतनाम की जंग जोरों पर थी। मोहम्मद अली को हुक्म दिया गया कि वो फौज में भर्ती होकर वियतनाम जाए। दरअसल अमरीकी हुकूमत मोहम्मद अली को वियतनाम भेजकर 1,70,000 सियाह फाम लोगों को उकसाना चाहती थी कि मोहम्मद अली के नक्श कदम पर चलकर वो भी वियतनाम में अमरीकी जारियत का हिस्सा बने। ये 1,70,000 सियाह फाम लोग मोहम्मद अली को दीवानगी की हद तक चाहते थे। उनके एक इशारे पर वो जान निछावर करने के लिए तैयार थे, लेकिन मोहम्मद अली ने जंग में हिस्सा लेने से ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि जो मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज में अमन की दुआ मांगता हो, वो भला जंग कैसे कर सकता है। यूनिवर्सल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्ट के तहत मोहम्मद अली को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनसे हैवी वेट टाइटल जबरदस्ती छीन लिया गया। अदालत ने मोहम्मद अली पर 5 साल कैद और $10,000 का जुर्माना आयद किया और उन पर बॉक्सिंग खेलने पर पाबंदी लगा दी गई। ये वो दौर था जब मोहम्मद अली अपने करियर के पूरे शबाब पर थे। वो 25 साल के थे और जाहिर है ये वक्त मोहम्मद अली के अरूज का जमाना था। बॉक्सिंग पर पाबंदी की वजह से मोहम्मद अली की माली हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। घर का चूल्हा जलाने के लिए मोहम्मद अली ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देने शुरू कर दिए। उनका पहला लेक्चर फिलाडेल्फिया की टेम्पल यूनिवर्सिटी में था। इस लेक्चर के इवज उन्हें $1,000 मिले। 1967 से लेकर 1970 तक 43 माह मोहम्मद अली बिना बॉक्सिंग के किस दौर से गुजरे, उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। उनके करियर के सबसे बेशकीमती 43 माह सियासत की नजर कर दिए गए। 1970 तक पहुंचते पहुंचते अमेरिका में वियतनाम जंग गैर मकबूल हो चुकी थी। अमेरिकी अवाम जो पहले मोहम्मद अली को गद्दार कहते थे, अब उनसे हमदर्दी करने लगे। अवाम का मूड बदला तो अदालत भी मेहरबान हो गई और जून 1970 में अमेरिकी अदालत ने मोहम्मद अली को फिर से बॉक्सिंग की इजाजत दे दी। उसके बाद 26 अक्टूबर 1970 को मोहम्मद अली फिर से बॉक्सिंग रिंग में नजर आए।
इस मरतबा उनके सामने जेरी क्यूरी थे। मोहम्मद अली ने जेरी क्यूरी को तीसरे राउंड में नॉकआउट करके बॉक्सिंग में दोबारा अपनी आमद का जोरदार ऐलान किया, लेकिन वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल दोबारा से अपने नाम कराने की मंजिल अभी कोसों दूर थी। उन दिनों वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जो फ्रेजर के पास था। मोहम्मद अली ने जो फ्रेजर को चैलेंज किया और यूं वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए दोनों का आमना सामना 8 मार्च 1971 को हुआ। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन पर मुनक़दा इस लड़ाई को फाइट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। 15 राउंड्स तक चली इस फाइट में ताहम जो फ्रेजर को फातिह करार दिया गया और यूं मोहम्मद अली को अपनी पेशेवराना बॉक्सिंग में पहली मरतबा शिकस्त हुई। लेकिन मोहम्मद अली हिम्मत हारने वाले कहाँ थे। इस शिकस्त के बाद मोहम्मद अली ने 2 मरतबा फ्रेजर का मुकाबला किया और दोनों मरतबा उन्हें धूल चटाई। अली और फ्रेजर का आखिरी मुकाबला फिलिपाइन की राजधानी मनीला में हुआ था, इसीलिए उसका नाम थ्रिलर इन मनीला दिया गया। लेकिन इस मुकाबले से पहले ही मोहम्मद अली वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल अपने नाम कर चुके थे, एक ऐसे तारीख साज और अहद साज मुकाबले में जिसे दुनिया रंबल इन द जंगल के नाम से याद करती है। तब वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जॉर्ज फोरमैन के पास था। वही जॉर्ज फोरमैन जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका मुक्का बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे ताकतवर मुक्का होता था। उनके मुक्के को रोकना नामुमकिन था, उसे ब्लॉक करना किसी बॉक्सर के बस में न था, यहां तक कि मोहम्मद अली के इख्तियार में भी नहीं। तो फिर मोहम्मद अली ने जॉर्ज फोरमैन के पहाड़ की चट्टान जैसे मुक्कों को कैसे टाला। दरअसल इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। मोहम्मद अली के छोटे भाई रूडी कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मोहम्मद अली प्रैक्टिस करते करते पत्थर, ईंट और दूसरी बहुत सारी चीजें जमा करके उनका एक ढेर बनाते थे और उसके बाद मेरी तरफ कहते थे, रूडी ये पत्थर उठाओ और मेरे ऊपर मारो। शुरू में मुझे लगा कि ये आदमी पागल है, इसे तो चोट लग सकती है और जान जाने का भी खतरा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें मार नहीं सकता। एक लंबे अरसे तक मैं अपने भाई पर पत्थरों, ईंटों और लकड़ियों के टुकड़ों की बारिश करता, लेकिन कभी भी कोई चीज उनके जिस्म को छू नहीं पाती। उनकी यही ट्रेनिंग रंबल इन द जंगल में जॉर्ज फोरमैन के खिलाफ काम आई। ये मुकाबला 29 अक्टूबर 1975 को जायर की राजधानी किनशासा में सुबह के 3:45 पर मुनक़द हुआ। मुकाबले के लिए ये टाइमिंग इसलिए रखी गई ताकि अमेरिका में लोग मुनासिब वक्त पर मुकाबले को देख सकें। मुकाबले से पहले 60,000 शायकीन चीख चीख कर कह रहे थे, अली भोमई, अली भोमई, मतलब ये कि अली किल हिम, अली किल हिम। मुकाबला शुरू हुआ तो मोहम्मद अली ने जॉर्ज फोरमैन के सर के बीचों बीच एक जोरदार पंच मारा, लेकिन थोड़ी देर में फोरमैन ने अली को घेर लिया और उन्हें रिंग के कोने पर लाकर उन पर जोरदार मुक्के मारने लगे। लेकिन अली बड़ी महारत के साथ इन मुक्कों को हवा में जाने देते। जब फोरमैन लगातार अली को रिंग के कोने में कॉर्नर किए हुए थे तो अली के कोच एंगेलो डांडी चिल्ला रहे थे, अली गेट अवे फ्रॉम दियर, अली गेट अवे फ्रॉम दियर। दूसरी तरफ असिस्टेंट कोच बुनी ब्राउन भी चीख रहे थे, डांस चैंपियन डांस। ताम अली लगातार फोरमैन के मुक्के सह रहे थे। अली फोरमैन से बातें भी कर रहे थे और कह रहे थे, तुम्हारे पास है क्या, तुम तो जैसे किंडरगार्टन के बच्चों पर मुक्के बरसा रहे हो, मुझ पर मार के दिखाओ तो पता चलेगा। आधा राउंड मुकम्मल हो चुका है और तुम्हारा एक भी मुक्का मुझ पर नहीं लगा है, तुम किस तरह के चैंपियन हो। जब जॉर्ज फोरमैन थक गए तो अली रस्सी से निकल खड़े हुए। फिर जो हुआ वो फोरमैन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। नॉर्मन मेलर जैसे बड़े साहित्यकार स्टेडियम में मौजूद थे। वो कहते हैं, मैंने देखा कि अली स्ट्रेट मार रहे थे, जो कि बॉक्सिंग में सबसे मुश्किल पंच माना जाता है। 8वें राउंड में मोहम्मद अली ने 4 स्ट्रेट राइट पंच और एक लेफ्ट हुक मारा, जिससे फोरमैन गिर गए और फिर दोबारा न उठ सके। फोरमैन पर उन्होंने जो आखिरी मुक्का मारा उसके बारे में नॉर्मन मेलर कहते हैं कि वो मुक्का फोरमैन पर इस कदर जोर से पड़ा कि उनका सर पूरी तरह 90 डिग्री घूम गया। यूं जॉर्ज फोरमैन को शिकस्त हुई और मोहम्मद अली फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। 1978 में अली को लियोन स्पिंक्स ने हराकर उनसे वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल छीन लिया, लेकिन चंद माह की तैयारी के बाद वो फिर लियोन स्पिंक्स के मुकाबले में आए और उन्हें जोरदार शिकस्त देकर तीसरी मर्तबा वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल अपने नाम कर दिया। यूं वो बॉक्सिंग की तारीख में पहले खिलाड़ी थे जो 3 मर्तबा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। इस कामयाबी के बाद मोहम्मद अली ने रिटायर होने का ऐलान किया। एक अजीम खिलाड़ी के अजीम करियर का परफेक्ट एंड था। रिटायरमेंट के वक्त उनके पास वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल था। 3 मर्तबा वो ये टाइटल जीत चुके थे। 56 मैचेस में महज 3 मुकाबलों में उन्हें नाकामी हुई थी
और कभी भी नॉकआउट नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ मोहम्मद अली से एक चूक हो गई। वो बॉक्सिंग के खेल के इस कदर दिलदादा थे कि इसके बगैर उनसे रहा नहीं जाता था। उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली और दोबारा रिंग में लौट आए। 2 अक्टूबर 1980 को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए उनका मुकाबला लैरी होम्स के साथ हुआ। ये मोहम्मद अली के करियर की बदतरीन फाइट साबित हुई। वो अपने हरीफ को चंद ही मुक्के मार सके। 10 राउंड्स तक लैरी होम्स से मार खाने के बाद अली के साथियों ने फाइट रुकवा दी और यूं अली को अपने करियर की चौथी हार हुई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 11 दिसंबर 1981 को 39 साल की उम्र में मोहम्मद अली फिर बॉक्सिंग रिंग में उतरे। उनके मुकाबले में 28 साल के ट्रेवर ब्रैडविक थे। मुकाबले में मोहम्मद अली ने अपने मुखालिफ पर कई ऐसे कमाल के मुक्के मारे कि शायकीन झूम उठे। लेकिन बिलाखिर मोहम्मद अली ये मुकाबला भी हार गए। इस शिकस्त ने मोहम्मद अली को झंझोड़ के रख दिया। वो इंतहाई मायूस हुए और इस शिकस्त के बाद उन्होंने बॉक्सिंग के खेल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा। यूं एक तारीख साज करियर इख्तिताम पर पहुंचा। कहा जाता है कि अपने पूरे बॉक्सिंग करियर में मोहम्मद अली ने 1.5 लाख मुक्के खाए, जिसकी वजह से वो 1984 में पार्किंसन नाम की बीमारी में मुब्तला हो गए। उनके हाथों में लर्जिश पैदा हो गई और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मोहम्मद अली बोल ही नहीं पाते। एक वक्त मीडिया में हर लम्हे सनसनी फैलाने वाले मोहम्मद अली अब मीडिया के सामने बात ही नहीं कर पाते। 3 जून 2016 को दुनिया के आज तक के सबसे अजीम खिलाड़ी मोहम्मद अली अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उनकी मौत पर पूरी दुनिया में मातम छा गया। लोग अश्कबार आंखों से अपने हीरो को अलविदा करने लगे, क्योंकि उन्होंने वो अजीम इंसान खोया था जिसकी भरपाई सदियों में नहीं की जा सकती है। हॉलीवुड में जो सुपरस्टार बहुत ज्यादा मकबूल होते हैं, उन्हें अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में हॉलीवुड बुलेवार्ड्स के 15 ब्लॉक्स में बनी राहदारियों के फर्श पर उनके नाम का सितारा छापकर इज्जत दी जाती है, जिसे हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम का नाम दिया गया है। लेकिन जब मोहम्मद अली को यह एजाज मिला तो उन्होंने ये कहकर अपना नाम फर्श पर लिखवाने से साफ इनकार कर दिया कि उनके नाम में मोहम्मद है, लिहाजा वो अपना नाम किसी सूरत में लोगों के पांव के नीचे नहीं आने देंगे। हॉलीवुड के हॉल ऑफ फेम में मोहम्मद अली का नाम वो वाहिद नाम है जो नीचे जमीन के बजाय दीवार पर लिखा गया है। कुछ चीजें बॉक्सिंग में जो नई लाई मोहम्मद अली ने, जो तब तक बॉक्सिंग में थी नहीं, उन चीजों के बारे में थोड़ा देखिए, 1-2-4 चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फ्लोट्स लाइक ए बटरफ्लाई, स्टिंग्स लाइक ए बी कहना आसान है। ये वाहिद बॉक्सर हैं जो कभी एक जगह टिकते नहीं थे। बॉक्सर ऐसे आते हैं, लड़ते हैं, ये सारे टाइम घूमते रहते। कभी आप इनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, इनकी फीट मूवमेंट ऐसी है कि आपको लगेगा कि ये फुटबॉलर है क्या, ये कर क्या रहा है, इतनी ज्यादा फीट मूवमेंट। ये एक जगह नहीं रहते थे कहीं। दूसरी बात, सारे बॉक्सर यहाँ मौका रखते हैं स्टांस डिफेंस का। ये वाहिद है जो यहाँ रखता है मुंह खुला, कमांडेड हिट में। इनका कभी मुंह के सामने आप नहीं देखेंगे स्टांस है, कभी नहीं मुंह के सामने, नीचे रख के आपको करते थे कि क्या कर सकते हो मेरे साथ। वो फिर बाद में होता तो उसी के साथ था जो होना था, वो अलग बात है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इनकी, मोहम्मद अली की, एक फीट मूवमेंट। और फीट मूवमेंट 15 राउंड आपको दौड़ते रहना है और मुक्के चलाने और खाने हैं। आपको कम से कम 60 राउंड की प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोहम्मद अली ने स्पोर्ट्स के बगैर, जब वो खेलते थे या रिंग में होते थे, उसके बगैर दुनिया में बहुत काम किया। ठीक है, उनने अमेरिका की हिस्ट्री बदल दी। उस जमाने में मैल्कम एक्स थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, जो कालों के हकूक की बात कर रहे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बात कर रहे थे कि हमें अंग्रेजों सफेद लोगों जैसा हो जाना चाहिए ताकि वो हमें अपनाएं। मैल्कम एक्स कहते थे नहीं, जैसे हम हैं हमको इन्हें वैसे ही अपनाना है, हम इन जैसे नहीं बनेंगे। और मोहम्मद अली वो आदमी थे कि कहते थे कि हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो मानो तो तुम्हारा साथ देंगे। और मोहम्मद अली ने, आप देखिए वियतनाम की जंग में कौन आदमी मुल्क में जाना है और कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, मैंने उनका क्या बिगाड़ा, उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है, किसी में दम है। टाइटल छोड़ दिया, ये बात की, कालों के हकूक के लिए लड़ा, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ा लोगों के। जी। और अपनी पूरी लाइफ दाव पे लगा दी शख्स ने। ये आसान बात नहीं है। और तब सिर्फ 22 साल के थे। 25 साल के आते आते तो इनके खिलाफ दुनिया हो गई थी कि एक तो ये मुसलमान हो गए और ये क्या इनके हक की बात कर रहे हैं। तब अमेरिका का वो जमाना था कि बसें अलग थी काले लोगों की,
محلے الگ تھے, سڑکیں الگ تھی, ریسٹوراں الگ تھے, اسکول الگ تھے, سیگریگیشن کمپلیٹ تھی. آج ان کی آپ ڈیموکریسی اور ان باتوں پہ مت جائیے. تو یہ ایسے لوگوں نے لڑکے جتنے حقوق ملے ہیں وہ دلائے ان کو, نہیں تو چانس تھا کہ یہ بھی نہیں ملتے. اور ایک خاص بات دیکھ لیجیے, جو سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے محمد علی کو ایز اے پرسن آؤٹ سائڈ دا رنگ. نیلسن منڈیلا 28 سال جیل میں رہے, تو 28 سال جیل سے جب نکلے تو ان سے باتیں ہوئی, انٹرویوز ہوئے, ان میں پوچھا گیا کہ 28 سال آپ کی انسپریشن کون رہے جس نے آپ کو زندہ رکھا جیل میں؟ تو میں نے ایک تصویر لگائی تھی اپنے سیل میں, اس نے زندہ رکھا, وہ محمد علی کی تھی. منڈیلا کے لیے انسپائرنگ فگر محمد علی. جسٹ تھنک آف اٹ. اور کچھ اور رشید باتیں ہیں ان کے حوالے سے, یہ کہ ان کے کوٹس بڑے اچھے ہیں, بڑی جو انہوں نے باتیں کہی ہیں بڑی سوچنے کے لائق. اور وہ پہلا آدمی تھا جس نے چیلنج کی بہت چیزیں. انہیں کہا ٹارزن عمر پر جنگل میں رہا تو سفید ہی رہا, عیسیٰ علیہ السلام عرب میں پیدا ہوئے, نیلی آنکھوں والے, براؤن بال والے کیسے ہیں؟ پکچروں میں ہم ایسے نہیں کہہ رہے. تو ایسی بہت چیز نے چیلنج کی. کہا ہر چیز جو بری ہے وہ کالی ہے. آدمیوں میں ایک فراڈ والا ہے, اس کو بلیک شیپ کہنا ہے. چوری کا مال بیچتا ہے, بلیک مارکیٹ کہنا ہے. ہر آدمی کالی بری چیز ہے اور وائٹ چیز اچھی ہے, اور یہ ہم نے ایکسپٹ کر لی ہے دنیا میں. ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ اور جب محمد علی اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے کیا ٹریبیوٹ دیا ان کو, کہاں کہاں سے لوگ آئے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے آخری سفر میں شریک ہونے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکاٹس ڈیل ایریزونا میں گزرے, لوئی وائل کنٹکی میں دفنایا, بیچ میں فاصلہ ہے تقریباً 1700 میل کا, تو موٹر کیڈ نکلا ان کا. پھر اس کے بعد 19 میل کنٹکی میں جہاں محمد علی سینٹر تھا جہاں رہتے تھے, ادھر سے گھر سے ہوتے گیا. لاکھوں لوگ آئے اس میں, پھول برسا رہے ہیں, لوگ چوم رہے ہیں ان کے تابوت کو, آنکھوں کو لگا رہے ہیں, یعنی کوئی مان رہے ہیں وہ کہ یہ کون سی شخصیت ہے, اور ہاں یہ ریسپیکٹ کیا ہے, یہ کون سا آدمی تھا جو ہمارے سامنے سے جا رہا ہے. اس میں یہ CNN نے, BBC نے, الجزیرہ نے 7 گھنٹے ان کا موٹر کیڑ دکھایا ہے لائیو اپنے ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ. پھر ایک اور بات دیکھ لیجیے آپ, اس میں نے وہ دیکھی بہت سی چیزیں. اس میں کچھ لوگ آئے ہیں 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر سے اپنی گاڑیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ دیکھنے ایک جھلک, جب یہ 19 گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو لے کے, ان کے تابوت کو لے کے. تو ان سے لوگوں نے انٹرویو کیے ہے, اس میں پوچھا کہ آپ یہ 5 سال 7 سال کے بچے کو لے کے آئے ہیں, آپ کی عقیدت ہم سمجھ سکتے ہیں علی سے تھی. کہا یہ جب بڑے ہوں گے یہ دنیا کے سامنے فخر سے کہیں گے I was present and I saw last journey of محمد علی when he was buried. اور یہ ان کے لیے فخر کا مقام ہوگا زندگی میں. اب آپ دیکھیں نا کیا خاصیت سستی ہے. اور ایک چیز جاتے جاتے رشید, لوگوں کی دلچسپی کے لیے علی کے بارے میں, بروس لی کو سب جانتے ہیں, بالکل سٹار بھی ہیں, ایتھلیٹ بھی ہیں, کنگ فو میں طوفان تھے. ان سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ فائٹ ہار سکتے تھے؟ کہا محمد علی سے کبھی نہیں جیتا میں اس سے لڑتا. اور یہ میں کوڈ دکھا رہا ہوں, آپ دیکھ لیجیے, انہی کا ہے. زبردست. اور ہمارا بھی خراج عقیدت محمد علی کے لیے. بالکل بالکل, he never dies, he will never die. ہم ایک سوال پیش کریں گے, یہ ڈاروف نے لکھا ہے, بلکہ یہ کہتے ہیں یہ کہ ہرشل پٹیل کو ورلڈ کپ کی ٹیم انڈیا میں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ IPL میں اس وقت وہ سب سے زیادہ وکٹ لے رہے ہیں, اور عالمی کپ وہی ہو رہا ہے جہاں IPL اس وقت ہو رہا ہے. دیکھیے یہ بات ہے کچھ عجیب سی بھی. کل کو ایک اور آدمی کہیں اور میچ کھیلتے ہیں, وہ سب سے زیادہ وکٹ لیتا ہے. روز ٹیم بدلیں گے کیا؟ ایسے نہیں بنتی ہے ٹیم ایک سسٹم سے بنتی ہے, ایک طریقے سے ٹیم سلیکٹ کی جاتی ہے. اب انہیں 19 وکٹ لے لیا تو وہاں سے نکال دو ایک پلیئر کو, ان کو ٹیم میں ڈال دو. ویسے ہاردک پانڈیا کا چانس ہے وہ نکل جائیں گے, ان کی فٹنس کا معاملہ ہو رہا ہے, لیکن ابھی چینج نہیں ہوئے. تو مگر ایسے نہیں ہوتی ٹیم. ہاں ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں, نظر میں ہوں گے آگے فیوچر میں وغیرہ وغیرہ, میں نہیں کہتا ہوں نہیں ہوں گے, لیکن لگاتار ٹیمیں ایسے آن دا اسپر آف مومنٹ چینج نہیں کی جاتی ہیں. لیکن پاکستان میں کچھ چینجز ہوئی ورلڈ کپ, جی ہم نے ٹیم بدلی اپنی, تھوڑی بہت ٹیم چینج کی. ایک تو مجبوری ہو گئی کہ شعیب مقصود انجرڈ ہو گئے, جی تو ان کے جگہ شعیب ملک آ گئے, جو ہمیں لگتا تھا پہلے ہی ٹیم میں ہونی چاہیے گیون کنڈیشنز اینڈ پاکستان ٹیم کی ایکسپیرینس جو ہے. لیکن اس کے بعد حیدر علی ٹیم میں آ گئے, اور اعظم خان باہر ہو گئے ٹیم سے. یہ ڈسپریسنگ ہے اعظم خان کے لیے وداؤٹ ڈاؤٹ. 23 سال کا لڑکا سلیکٹ ہو جاتا ہے. معین خان کے بیٹے یہ مت سوچیے پرفارمنس پہ ہوئے ہیں, لیکن ان کو اپنے وزن اور فٹنس کا بھی سوچنا ہوگا. اور حیدر علی کے آنے سے مجھے ایک حیرانی ہوتی ہے,
रिजवान और बाबर आजम ओपन करते हैं, हालांकि फखर जमान तीसरे ओपनर हैं, अब हैदर अली चौथे ओपनर हैं, मिडल में हैदर अली अच्छा खेलते नहीं है, तो करेंगे क्या अब इनको। फिर दूसरी बात है, एक और जो तब्दीली आई तो खुशदिल जो ऑलराउंडर है जी उनकी जगह विकेट कीपर सरफराज आ गए, जी ये भी सेंस नहीं बनती है, जी कीपर क्या करेगा उनकी जगह। अगर सरफराज को आप एज बैट्समैन खिलाएंगे तो अलग बात है, तजुर्बेकार खिलाड़ी खेल सकते हैं एज बैट्समैन, बिल्कुल ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन बात समझ नहीं आई और खुशदिल रिजर्व में चले गए, तो वहां ये मामला हुआ कि पीछे चले, आसिफ वहीं रह गए, नॉन परफॉर्मिंग आसिफ, फिर भी वो टीम में वहीं के वहीं मौजूद हैं, और हसनैन भी टीम से बाहर हो गए। तो ये भी थोड़ी हैरानी की बात है कि हसनैन ने ऑफ लेट अच्छी बॉलिंग की थी, शायद वहां लोकल टूर्नामेंट जो चल रहा था उसमें अच्छी बॉलिंग नहीं की या कोई और वजह है, तो इसलिए वो 3 चेंजेस हैं उनकी टीम में। पाकिस्तान के हवाले से दानिश आफाकी आरथ नारबल से लिखते हैं कि पाकिस्तान में प्राइवेट कंपनीज ने कहा है कि हम ड्रॉप इन पिचेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या इसे पाकिस्तानी क्रिकेट को कुछ फायदा मिल सकता है क्या? देखिए, फायदा ड्रॉप इन हो या पिच वहीं बनाई जाए से नहीं होता है, एक सेटअप से होता है, एक सिस्टम से होता है, प्लेयर्स को सपोर्ट करने से होता है, पहली बात। और ड्रॉप इन पिचेस हैं, उसमें आपने देखना है कि हो सकता है किसी इलाके में सिर्फ डेड पिचेस बनती हो तो कहीं और से उठा के लाए किसी और मिट्टी की पिच और यहाँ ले कर दी डाल दी ताकि फास्ट बॉलिंग की पिच बन जाए, या प्रैक्टिस के लिए पिचेस कहीं उठा के ले गए जहां नहीं बन सकती है बना दी। अच्छा कंसेप्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था, लेकिन ये किसी कंट्री की क्रिकेट की तकदीर बदल दे, ये मुश्किल है। सही बात है। मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान से आप पूछते हैं कि आज तक का बेस्ट कमेंटेटर आपकी नजर में कौन है? कोई भी नहीं, कैसे कहेंगे आप? 70 साल से क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है, 80 साल से, मैं क्या बोलूंगा आपको, या कोई क्या बोलेगा? छोड़ दीजिए क्रिकेट जो आपने टीवी पे देखा, पहले तो रेडियो पे होते थे ना, सारे मारूफ थे वही, और रेडियो पे जब कमेंट्री होती थी तब आप नहीं देखते थे ना, वो एक माहौल मंजर क्रिएट करते थे, ऐसा मंजर कि आप खुद समझते वही हूं मैं। हाँ, अरे मैं मौजूद हूँ मैदान, हाँ मैं मौजूद हूँ मैदान में, बॉल कैसे हुई, बॉल आ गई, बॉल कैसे चली गई, शॉट कैसे। आज के जो कमेंटेटर हैं जो आमतौर पर रेडियो पर सुनते हैं, ये नहीं, ये पेडेस्ट्रियन नहीं, वो बड़ी लेवल के थे, बहुत जबरदस्त। और मोहम्मद रमजान आप मुगलपुरा कुपवारा से लिखते हैं, यूनिस खान को पाकिस्तान का बैटिंग कोच फिर से बनाया जाएगा, क्या उनके आने से पाकिस्तानी टीम को फायदा होगा? मुझे नहीं, मैं आई एम नॉट श्योर, कितनी बार आएंगे कितनी बार जाएंगे, लेट हिम डिसाइड वेदर ही वांट्स द जॉब और नॉट ऑन हिज कंडीशंस। बड़े अजीम प्लेयर हैं, बेहतरीन इंसान है, इसलिए ऑन हिज कंडीशंस। और क्या प्लेयर उतने हार्ड टास्क मास्टर, वो मेहनत बहुत कराते हैं और आए बाएं कम मानते हैं, इज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन इन डिसिप्लिन, क्या ये टीम वो एक्सेप्ट करने को तैयार है? और अब आते हैं पिछले हफ्ते की क्विज की जानिब। देखिए तस्वीर दिखाई दे रही है जी, उसमें वो लाइन में खड़े हैं, हमने वो साथ में लिखा भी है, हाँ, इसमें गलत व्हाट्स रॉन्ग विद इट, हाँ गलत फोटोग्राफ। और आपने बहुत अच्छी तरह पॉइंट आउट किया है, जिनको डेनिस लिली लिखा है वो क्लाइव राइस है, वो ऑलराउंडर सारे हैं, लिली तो ऑलराउंडर नहीं थे, तो उसमें ऑलराउंडर ही है। क्लाइव राइस एक अजीम ऑलराउंडर थे जो बेचारे टेस्ट से बाहर रहे क्योंकि हालात खराब थे, वहां उनको खेलने नहीं दिया जाता। ऐसे ही माइक प्रॉक्टर जो सिर्फ सोबर्स की टक्कर के ऑलराउंडर थे, वो कभी टेस्ट 5-6 टेस्ट खेले कुल, तो इसमें गलती ये थी, डेनिस लिली लिखा है वो क्लाइव राइस है। सही जवाब जिन्होंने दिया है उनके नाम में पढ़ता हूं, शबीर अहमद ऋषि लेथपोरा पुलवामा, आप हैं मलिक सरफराज सोनियम पटन, मीर जहरा सनोबर पटन बारामुल्ला, जावेद अहमद मीर सिकंदरपोरा खाग, उनके बाद हैं आरिफ नजीर बाबा बसपुरा श्रीनगर, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान, वाजिद गुलजार बांडीपुरा, सज्जाद मीर अपनी जगह का नाम नहीं लिखा है, और डारूफ पुरवारा चाडोरा। आज के जो विनर हैं उनका नाम हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन हम एक बात मलिक सरफराज ने 3-4 बार जवाब भेज दिया जी, अगर आपने अगली बार भेजा तो मैं आपका करेक्ट रिव्यू हम यहाँ नाम नहीं लेंगे, ये आप याद रखिएगा, स्टिक टू वन। हाँ, और आपके चारों सही हैं, लेकिन ये मजबूरी क्या है 4 बार भेजने? बिल्कुल। पिंगलिश त्राल से नाइक शिराज लिखते हैं कि IPL हैज एडवांटेज ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस स्पेशली फॉर इंडिया। देखिए एडवांटेज ये है कि इंडियन T20 ज्यादा खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, और कुछ नए प्लेयर सामने आते हैं, वो वनडे और T20 में एडजस्ट हो जाते हैं। बियॉन्ड दैट और इंडियन बहुत से एक गुड नंबर ऑफ इंडियन प्लेयर्स गेट गुड मनी ऑल्सो, क्योंकि बाहर के तो 5-6 ही होते हैं 20 में, तो 5-7 होते हैं, बाकी 13 तो हिंदुस्तानी होते हैं, तो ये फायदा है। और ज्यादा बस उतना ही एडवांटेज है। इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर इसका कोई एडवांटेज नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल है, ये लोकल क्रिकेट है।
اب صرف اتنا ہے کہ بھارت کو فائدہ کہ کوئی اچھا پلیئر نکل آتا ہے. نہیں, اور یہ ہے کہ جو ڈریسنگ روم آپ شیئر کرتے ہیں بڑے ہاں. پلیئروں کے ساتھ کمبینیشن بنتی ہے, سیکھتے ہیں, سنتے ہیں باہر کے کوچز کے ساتھ, وہ ایڈوانٹیج ڈیفینیٹلی ہے. ملک ایاز لکھتے ہیں کہ آپ یعنی ہمایوں صاحب آپ آئی پی ایل, پی ایس ایل, سی پی ایل, بی بی کو دیکھتے ہیں ایک مختلف نظریے سے, جبکہ اسے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, اور 5 دن کے میچ دیکھنے والے بہت کم رہ گئے ہیں ایشز کے بغیر. اسی لیے ہم کیوں نہیں ان لیگز کو سپورٹ کریں؟ پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی ان لیگز کے خلاف نہیں بولا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کو سمجھ آئی ہے یہ بات. یہ میں اور پرویز پچھلے 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انڈسٹری ہے جس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, پیسہ پہنچتا ہے. جو نہیں کھیل رہے ہیں وہ زیادہ ہیں اس سے پیسہ کماتے ہیں بنسبت پلیئرز کے, اور جو آپ جن کے نام سنتے ہیں. تو یہ بات تو ہم نے کبھی کی نہیں, پہلی بات. دوسری بات اس سے ریلیٹڈ یہ کہ اگر یہ حاوی ہو رہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ پہ, اور انٹرنیشنل کرکٹ بیک گراؤنڈ میں جا رہا ہے جو اصل میں بیک بون ہے کرکٹ کی, تو پھر غلط ہو رہا ہے. ہم اس کے خلاف ہیں کہ اس کو پریفرنس دے کے آپ مانچسٹر ٹیسٹ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اس کو سپورٹ کروں, کیوں؟ ایسا نہیں چلتا ہے, یہ بالکل غلط ہے, ٹوٹلی رانگ. ہاں, آپ کہتے ہیں ایشز کے بغیر کوئی ٹیسٹ نہیں دیکھتا ہے. ابھی انگلینڈ میں انڈیا کی سیریز تھی, ہاؤس فل تھا نا ڈیلی, بہت زبردست. نیوزی لینڈ میں ہاؤس فل ہوتا ہے, ساؤتھ افریقہ میں ہاؤس فل ہوتا ہے, آسٹریلیا میں ہاؤس فل ہوتا ہے. صرف ٹیسٹ میچ دیکھنے ہندوستان, پاکستان اور ویسٹ انڈیز میں لوگ نہیں آتے ہیں. 90,000 لوگ میلبرن میں آتے ہیں ٹیسٹ میچ دیکھنے. اس غلط فہمی میں نہ رہیں, اور وقت آ رہا ہے, لوگ مان رہے ہیں واپس. یہ انگلینڈ میں لگاتار بات تھی انڈین سیریز میں کہ بڑے پلیئروں سے لے کے عام آدمی تک نے مزہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہے, T20 سے ہم بور ہونے شروع ہو گئے. صحیح بات ہے. عارف رشید بٹ کا سوال ہے, کوہلی کا T20 عالمی کپ کے بعد کیپٹن شپ چھوڑنا کیا صحیح فیصلہ ہے؟ یہ فیصلہ بعد لینا چاہیے تھا ورلڈ کپ کے, تو میں مانتا صحیح فیصلہ ہے. ٹھیک تھا, اپنی مرضی ہے, بہت کیپٹن شپ کی پریشر لگتا ہوگا, چھوڑ رہے ہیں. نہیں, پہلے کر دیا, ٹیم پریشر میں آ گئی. اور جان لاک ہانجی بوگ ماگام سے لکھتے ہیں کہ پلیز مینٹل کیمسٹری پر بھی تھوڑی سی بات. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ تال میل جو ہے نا, یہ کوچ اور کیپٹن میں ڈیولپ ہوتا ہے, پلیئر میں اور پلیئر میں, دو بالرز کی کمبینیشن میں. جب ہم بات کرتے ہیں فاسٹ بالنگ کی جوڑیوں کی, چاہے وہ پرانے زمانے سے اب لارڈ اور ٹائسن کو لے لیں, ملر اور لنڈوال کو لے لیں, اسٹیتھم اور ٹرومین کو لے لیں, اس کے بعد جو اور گریٹ بالر آتے ہیں آپ کے, بیٹسر اور سنو آتے ہیں, باقی آتے ہیں. پھر ہمارے آپ کے زمانے للی تھامسن, رابرٹس ہولڈنگ, عمران سرفراز, باقی وغیرہ, وقار وسیم, اینڈرسن اور براڈ وغیرہ, یہ سارے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ہاں, ان کی وہ چیز جو ہے, میں اس بیٹسمین کے ساتھ یہ تھریٹنگ کر رہا ہوں, تم اس طرح اس کو نکال لو. جب انڈین 3 اسپنر اکٹھے کھیلتے تھے, پرسنا, چندرشیکھر اور بیدی, دے وڈ کمپلیمنٹ ایچ ادر, دے ہیڈ اے ویری گڈ مینٹل کیمسٹری. اور یہ دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے, ایک ساتھ ملنے سے, ایک ساتھ کھیلنے سے, اور حسد کے بغیر کھیلنے سے ڈیولپ ہوتی ہے. بالکل. واجد گلزار کا ایک اور سوال ہم آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. آپ لکھتے ہیں کہ بلے باز سے بال مس ہوتی ہے, اس کے جسم سے لگ جاتی ہے, اس کے باوجود بھی اس کو لیگ بائی کا رن ملتا ہے, یہ ناانصافی ہے, لیگ بائی ختم ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. کیوں ختم ہونی چاہیے؟ وہ انٹینشنلی اگر جسم کو بال لگاتا ہے تو رن نہیں ملتا ہے, ایکسیڈنٹلی لگتی ہے تو لیگ بائی ملتا ہے اس کو. اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں, جب تک اس کی انٹینشن نہیں ہے ٹو گیٹ رنز آؤٹ آف ہز باڈی اور پیڈ, ایکسیڈنٹلی ہی گیٹس, اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل, اور یہ ایکسٹراز میں جاتا ہے, بالر پہ نہیں چڑھتا ہے. پچھلے ہفتے کا جو ہم نے پہلا سیگمنٹ چلایا تھا, جو سیگمنٹ تھا محمد علی کا پہلا حصہ, اس کے لیے بہت سارے دوستوں نے کافی تعریف کی ہے, سراہا ہے. آپ ہیں ظہیر عباس, واجد گلزار, جان لاک, ڈارروف اور دانش آفاقی. آج رات کو یورپین نیشن کپ کا فائنل ہے. جی, اسپین اور فرانس کھیل رہے ہیں, اور اٹلی میں ہو رہا ہے. یہ کچھ سال پہلے انہیں شروع کیا, نیشنز کپ یورپین کپ ہوتا تھا. اس کے علاوہ دونوں اٹیکنگ ٹیمیں ہیں, دونوں کافی اچھے سکورنگ سیمی فائنل ہوئے, اور اٹلی 39 میچ کے بعد میچ ہارا سیمی فائنل اسپین سے, اور بیلجیم کو ہرا دیا فرانس نے, وہ بھی ہائی سکورنگ میچ رہا. اور امید ہے رات 12:15 آج ایک اٹیکنگ فٹ بال ہمیں دیکھنے کو ملے گی. سٹار سٹڈیڈ ہے ٹوٹلی فرانس, لیکن اسپین اچھی فٹ بال کھیل رہا ہے. بالکل, تو ٹکر کی بات ہو رہی ہے اچھے. اور یہاں سے کوالیفائر چل رہے ہیں عالمی کپ کے, اور صبح سویرے آپ یوروگوئے اور ارجنٹینا کو اکٹھے کھیلتے دیکھیں گے صبح 6 بجے منڈے کو. اور برازیل کا بھی میچ ہونے والا ہے کولمبیا سے.
تو فٹ بال میں پوری گہما گہمی ہے، اور انگلینڈ میں جو لیگ چل رہی ہے اس میں پورے 30,000 لوگ آتے ہیں، 25,000 آتے ہیں ہر میچ میں، اور they have thrown COVID to winds تو وہاں پوری گہما گہمی اور جوش ہے یورپ سارے میں فٹ بال. باقی ملکوں میں بھی زیادہ اسپیکٹیٹرز الاؤ نہیں کیے ہیں، انگلینڈ نے کی ہیں. اور فٹ بال ایسا کھیل ہے وہ تھرو آؤٹ دا ایئر کبھی بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا. بالکل صحیح. کبھی نہیں، کوئی ٹورنامنٹ ہو کوئی کچھ ہو، بالکل اٹ ریمینز دیئر. اس سے پہلے کہ ہم آج کا کوئز پیش کریں، پہلے ہم پچھلے ہفتے کے کوئز کے ونر کا نام بتائیں. آپ ہیں جاوید اقبال میر، سکندر پورہ، کھاگ، بڑگام. جاوید اقبال، شاید پہلی بار جب میں نے آپ کا نام لیا میں نے جاوید احمد میر بولا، اس کے لیے معذرت. جی ہاں، جاوید اقبال میر، بہت بہت مبارک آپ کو، آپ کوئز کے ونر ہیں. اور رشید کچھ سوال ہے ہمارے پاس. سوال سارے ہو گئے. اس وقت آئی پی ایل کا پہلا پلے آف چل رہا ہے دلی اور چنئی کے درمیان. جو جیتے گا وہ فائنل میں چلا جائے گا، جو ہارے گا اس کو سیکنڈ چانس ملے گا. جی جی، یہ اچھی بات ہے. جو بالکل ٹاپ 2 ٹیموں کو ملنا چاہیے. اب ہم کوئز پیش کرتے ہیں. دیکھیے یہ تصویر ہے، یہ بچہ ہے چھوٹا، سامنے ٹرافی ہے اور اسپورٹس کا اس نے کوٹ پہنا ہے، بلیزر پہنا ہے. یہ ہے کون؟ اس بچے کو آپ پہچانیے. جی، یہی ہے ہمارا آج کا کوئز. اور KKMS جو اسپورٹس میگ ہمارا فیس بک کا گروپ ہے اس پہ ان باکس آپ کریں گے. اس وقت دیجیے اجازت. خدا حافظ.